हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th आईसीएसई पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं और इसमें जो मेरा टॉपिक है पहला वो है डायगोनल रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि ये मैंने ग्रुप्स लिखे हुए हैं। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है, ये 2 के, ये 13 के और ये 14 के एलिमेंट्स है और ये पीरियड सेकंड चल रहा है और ये पीरियड थर्ड चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपको ये तो पता ही है कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टीज एक सी होती हैं, ग्रुप 2 वालों की सबकी प्रॉपर्टीज एक सी होती हैं, लेकिन इसका नाम है डायगोनल रिलेशनशिप। इसमें क्या है कि जो एलिमेंट पीरियड सेकंड में है और ग्रुप फर्स्ट में है उसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप 2 वाले और पीरियड थर्ड वाले एलिमेंट से मिलती है। मतलब कि जो लिथियम है उसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिलती है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी जो है वो एल्यूमिनियम से मिलती है और बोरॉन की प्रॉपर्टी जो है वो सिलिकॉन से मिलती है। तो आप देखोगे ये ऐसी लाइन खींच दी मैंने जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि क्या है ये है डायगोनल। तो कहने का मतलब है कि लिथियम और सोडियम इनकी प्रॉपर्टी तो एक सी होंगी और लेकिन जो लिथियम जो फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम जो कि सेकंड ग्रुप में आ रहा है उससे मिलती है। बेरिलियम जो सेकंड ग्रुप में आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जो थर्ड ग्रुप में आ रहा है उससे मिलती है। तो इनके बीच में एक डायगोनल क्या हुआ, रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिल रही है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मिल रही है, बोरॉन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिल रही है, तो इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट्स। तो ये मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट से मिलती हैं, तो इनके बीच में क्या बन जाता है, एक रिलेशनशिप जो कि डायगोनल के फॉर्म में होता है। इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और जो एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट्स। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हमें एक चीज पढ़नी है, व्हाई हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। जो हाइड्रोजन है एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट को प्रोटॉन भी बोला जाता है, बट हाइड्रोजन को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं ये हमें पढ़ना है। हाइड्रोजन जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर है 1 और जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। इसका मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है और प्रोटॉन भी 1 है। तो अगर हाइड्रोजन जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास है उसको लॉस कर दे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H पॉजिटिव कैटायन। ये कैटायन बन गया, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, H पॉजिटिव। अब कहने का मतलब है कि आपको ये तो पता है कि हम जो मास नंबर होता है, मास नंबर कितना होगा इसका हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से क्या करो, एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 0। इसके पास न्यूट्रॉन क्या होते हैं, 0 होते हैं और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। लेकिन अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर देगा तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास केवल बचेगा 1 प्रोटॉन। तो कहने का मतलब है कि इसके पास न्यूट्रॉन बचा नहीं, न्यूट्रॉन के पास था ही नहीं, 0 था और एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, तो बचा क्या, केवल एक प्रोटॉन। इसीलिए हम H पॉजिटिव को क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन। इसीलिए हाइड्रोजन को प्रोटॉन बोला जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एटॉमिक रेडियस, डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। क्योंकि किसी भी एक एटम का जो रेडियस होता है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, किसी एक एटम का रेडियस। तो क्या होता है कि अगर हम बात करें जो दो, जैसे हम बोल रहे हैं ये H2 है, H2 में ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम। अब क्या हुआ इसमें, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस। तो हम क्या करेंगे, हमें इसका अगर क्या निकालना है, एटॉमिक रेडियस, तो हम क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, इसको क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दो न्यूक्लियस के बीच का, दो एटम की दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब क्या करेंगे हम, जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की वैल्यू आएगी उसे क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जब हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो क्या होगा, हमारा जो एक एटम है उस एक एटम का क्या आ जाएगा, रेडियस। इसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। और जो मैंने ये निकाला, मैंने किस मॉलिक्यूल का निकाला, ये H2 का। और आप जानते हो कि H2 में कौन सी बॉन्डिंग है, H2 में क्योंकि H दोनों सेम है, दोनों नॉन मेटल है, तो इनमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग।
तो इसी रेडियस को जो हमने निकाला है एटॉमिक रेडियस, इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि क्या है ये कोवेलेंट रेडियस। और एक और चीज, कोवेलेंट रेडियस तब निकलता है जब दो एटम की क्या होती है ओवरलैपिंग होती है। इसमें एटम जो है उनका क्या हो रहा है ओवरलैपिंग हो रही है। तो ओवरलैपिंग में क्या होता है कि कौन सा रेडियस निकलता है, जब सेम एटम होते तो कोवेलेंट रेडियस निकलता है। ये एटॉमिक रेडियस में ही पहला टाइप हो गया कोवेलेंट रेडियस। अब दूसरा जो है वो है क्या मेटालिक रेडियस। अगर हम मेटालिक रेडियस की बात करें तो मेटालिक रेडियस के लिए हमारे पास क्या होगा मेटालिक क्रिस्टल होगा। मेटालिक ये कब होगा जब हम मेटालिक क्रिस्टल की बात करेंगे। मेटालिक क्रिस्टल जो होता है उसमें जो एटम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, उसमें उनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। मतलब कि इसमें क्या नहीं होती, इसमें एटम की जो है वो ओवरलैपिंग नहीं होती है। इसमें तो ओवरलैप हो रहे थे पर इसमें क्या होती है ओवरलैपिंग नहीं होती है। इसमें बस क्या हो रहा है, इसमें जो एटम्स है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं। इसमें एटम की ओवरलैपिंग होती है, इसमें एटम जो है वो ओवरलैप नहीं करते, बस एक दूसरे को मेटालिक क्रिस्टल्स के जो एटम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का क्या करेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल देंगे और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को निकालने के बाद क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो जो हमारा रेडियस आएगा वो रेडियस कौन सा होगा, वो रेडियस होगा मेटालिक रेडियस। और आप ये देखोगे कि क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग हुई है, ओवरलैपिंग होने से क्या होगा जो एटॉमिक रेडियस होगा उसका साइज क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ओवरलैपिंग नहीं हुई है, इसमें सिर्फ टच हुआ है। तो मेटालिक रेडियस जो होगा वो क्या होगा कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग नहीं भी सिर्फ टच हुआ है। तो इसलिए कारण क्या हो जाएगा साइज थोड़ा सा इनका बीच का ज्यादा हो जाएगा डिस्टेंस। अब कोवेलेंट रेडियस हो गया, मेटालिक रेडियस हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वैन डेर वाल रेडियस। वैन डेर वाल रेडियस ये वाला जो इसकी हम स्टडी कब करते हैं जब हमारे पास क्या होती है इनर्ट गैसेस। ये रेडियस इनर्ट गैसेस के लिए बनाया गया है, नोबल गैस एलिमेंट्स के लिए। और हम जानते हैं कि नोबल गैस एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। हमने कहीं पर भी इस तरीके का कोई एलिमेंट नहीं पढ़ा होगा Ni2 नाम का कुछ नहीं होता, केवल Ni होता है, नियॉन होता है, Ni2 मॉलिक्यूल नहीं बनता है। तो इसकी जो स्टडी की जाती है वैन डेर वाल रेडियस की, ये जो इनर्ट गैसेस होते हैं उनकी इनर्ट गैसेस में स्टडी करेंगे। लेकिन क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बनाते हैं तो हम उसका क्या लेंगे, हम उन एटम्स का सॉलिड स्टेट में स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ये हमारे पास क्या है एक आर्गन का एलिमेंट एटम है और ये भी हमारे पास क्या है एक आर्गन का एटम है। मतलब कि ये दोनों क्या है नियॉन गैस है, क्योंकि आर्गन की बात कर रहे हैं, ये नोबल गैस एलिमेंट में आता है क्योंकि स्टेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आर्गन है ये काफी दूर दूर है, ये दोनों जो है काफी दूर दूर है। ना तो इनकी क्या हो रही है, ना तो इनकी क्या हो रही है ओवरलैपिंग, ना ये ओवरलैप कर रहे हैं, ना ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ना ओवरलैपिंग हो रही ना टच हो रही है। अब हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच का क्या करेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो जो हमारा रेडियस आएगा वो कौन सा होगा वैन डेर वाल रेडियस। अगर हम बात करें क्योंकि इसमें ना तो ओवरलैपिंग हुई है ना टच हुई है और एटम काफी क्या है दूर दूर है, काफी फार है एक दूसरे से, तो क्या होगा बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस काफी बढ़ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसकी रेडियस आएगी वो क्या होगी मेटालिक रेडियस से ज्यादा होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वैन डेर वाल रेडियस जो होती है वो क्या होती है मेटालिक रेडियस से ज्यादा होती है और मेटालिक रेडियस जो होती है वो कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग होती है, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती, इसमें सिर्फ टच होता है और इसमें ना ओवरलैपिंग होती है ना इसमें एटम्स टच करते हैं। और इसके बाद जो हमारा लास्ट रेडियस बचा वो है आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस की हम स्टडी किसमें करेंगे आयंस में। आयोनिक रेडियस
आयंस क्या होते हैं? आयंस मतलब जिसके ऊपर भी चाहे पॉजिटिव चार्ज आ जाए चाहे नेगेटिव चार्ज आ जाए वो आयंस होते हैं। मतलब आयंस दो तरह के होते हैं, एक होता है केटायन जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और दूसरा होता है एनायन जो क्या होता है नेगेटिव चार्ज वाला होता है। अब अगर हम केटायन की बात करें, जैसे हमने क्या लिया, सोडियम एलिमेंट ले लिया, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 है। तो अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो फर्स्ट शेल में 2 फिर 8 और फिर 1। अब ये जो 1 लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na पॉजिटिव। तो अगर हम अब देखें इसके पास तो इसकी शेल लैब हो गई, तो फर्स्ट शेल में 2 और फिर 8। तो कहने का मतलब ये है कि जो केटायन बनेगा उस केटायन की क्या हुई, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स कितनी थी, यहाँ नंबर ऑफ शेल्स कितनी थी 3, यहाँ नंबर ऑफ शेल्स कितनी हो गई, यहाँ नंबर ऑफ शेल्स कितनी हो गई 2। तो कहने का मतलब है कि जो केटायन है वो अपने, ये उसका पेरेंट है क्योंकि इसी में से निकला है ये, तो केटायन जो होता है केटायन इज स्मॉलर, केटायन जो होता है वो स्मॉलर होता है किससे, अपने पेरेंट एटम से, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल्स होती है वो क्या होती है कम हो जाती है। अब हम बात करें किसकी, एनायंस की। तो अगर हम एनायंस की बात करें, जैसे हमने क्या किया, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 2 8 7। ये है जब इसका क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तब क्या बन जाएगा, ये Cl माइनस 288। अब अगर हम इसकी बात करें, इसके पास अभी कितने प्रोटॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 17। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तब क्या होगा, प्रोटॉन तो 17 रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन तो गेन होते नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स जो है वो क्या कर रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फोर्स जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे तो 17 खींचेंगे तो फोर्स काफी ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स जो है बीच में न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 प्रोटॉन्स बाहर 18 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो वो कम खींच पाएंगे। इस कारण क्या होगा, इसका साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा बिगर। इसका मतलब है कि जो एनायंस होते हैं, एनायन का साइज जो होता है वो क्या होता है, उनके पेरेंट एटम से क्या होता है बड़ा होता है। अब इतना पढ़ने के बाद एक लास्ट चीज बच गई हमारी, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इसका क्या मतलब है, आइसो मतलब होता है सेम, मतलब, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, सेम इलेक्ट्रॉन्स वाले एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, चाहे वो केटायंस हो चाहे वो एनायंस हो। जैसे हम एग्जांपल ले लें, आपके पास N3 माइनस हो, O2 माइनस हो, F माइनस हो, नियॉन हो, सोडियम आयन, Mg2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस। अब इनकी हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7, और इसने क्या किया, इस क्योंकि 3 माइनस आ रहा है तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए, ले लिए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कितने हो गए 10। इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 10। इसमें कोई चार्ज नहीं है, उसका एटॉमिक नंबर 10 ही है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। इसके पास 11 होता है, इसने 1 दे दिया तो इलेक्ट्रॉन्स 10। इसका 12 होता है, इसने 2 दे दिए तो इलेक्ट्रॉन्स 10। इसका 13 होता है और उसने 3 दे दिए तो इलेक्ट्रॉन्स 10। तो आप देखिए जितने भी यहाँ पे लिखे हैं N3 माइनस, O डबल नेगेटिव, F माइनस, नियॉन, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स ही हो रहे हैं। तो अब हमें ये पता करना है कि अगर हम इसका वो देखें कि हमें इसमें ये पता करना है कि एक इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, तो इसका सिर्फ इतना तक बात करें हम कि हमें साइज ऑफ एटम पता करना है, मतलब कि एटम का जो साइज होगा वो कैसे होगा, किसका बड़ा होगा या किसका छोटा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं, साइज ऑफ एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। साइज जो है एटम का वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सब में 10 है लेकिन प्रोटॉन सब में 10 नहीं है। अगर आप इसका एटॉमिक नंबर देखो तो कितना हो रहा है 7, इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका एटॉमिक नंबर 9, इसका 10, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 12, इसका एटॉमिक नंबर 13।
मतलब जो एल्यूमिनियम है उसके पास कितने प्रोटॉन्स है? एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन्स है, मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन है, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है। तो इसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि किसके पास ज्यादा प्रोटॉन है। इन सब में सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसके पास है? एल्यूमिनियम के पास। तो एल्यूमिनियम के पास जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा? सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा? एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम जो है वो सबसे छोटा होगा। इसको आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप चाहो तो एक इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज कितना है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखो इसका 7 होता है, डिवाइड बाय 10, 7 को 10 से डिवाइड कर दो, इसमें 8 को 10 से डिवाइड कर दो, इसमें 9 डिवाइड बाय 10, इसमें 10 डिवाइड बाय 10, इसमें 11 डिवाइड बाय 10। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज भी निकाल सकते हो। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी? सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो इनकी 0.7, 0.8 आएगी, और वैसे आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1 पॉइंट में आएगी। तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी उसका साइज क्या होगा? सबसे ज्यादा छोटा होगा। तो कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ही साइज उसका छोटा होगा। तो इसके ज्यादा प्रोटॉन है तो इसका साइज सबसे छोटा होगा, उससे थोड़ा कम इसका होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मतलब कि जिसमें सब में सेम इलेक्ट्रॉन्स हो। तो उसमें हम ये देखते हैं कि प्रोटॉन्स कितने ज्यादा हैं। जिसके प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे उसका एटॉमिक साइज जो होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस वीडियो से क्या हुआ, हमारा पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। अब इसके बाद हम बायो का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।